में हम जैकबोर्ड क्लास 12 के भूगोल का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी आया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपका ये जो क्वेश्चन है वो है मुगल काल के अभिजात वर्ग की विशेषता का वर्णन करें। ठीक है, मुगल काल में अभिजात वर्ग की क्या क्या विशेषताएं थी उन्हें आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से आया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो वीडियो को ज़रूर देखें। इसका आंसर आप निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं आप इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। तो मुगल काल के अभिजात वर्ग की विशिष्ट अभिलक्षण और बादशाह के साथ उनके संबंध को निम्न तरीके से दर्शाया जा सकता है। पहला जो है पॉइंट इसका बनेगा, मुगल अधिकारी के प्रमुख अंग। मुगल काल में सरदारों की गणना शासक तथा उच्च वर्ग में होती थी। ठीक है, मुगल काल में जो सरदार होते थे उनकी गणना शासक और उच्च वर्ग में होती थी। वो सरदार अथवा अमीर विभिन्न वर्गों में बटे थे। ये जो सरदार थे ये भी अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे। इनमें मध्य एशिया से आए मुगल सरदारों का विशेष स्थान था। जो मध्य एशिया से आए हुए मुगल सरदार थे, ठीक है, उनका स्थान विशेष था, उन्हें ऊंचा दर्जा दिया जाता था। इसके बाद तुर्क अफगान सरदारों का दर्जा था। इसके बाद जो तुर्क से आए थे अफगान सरदार उनको इज्जत दिया जाता था। बाद में भारतीय मुसलमान। ठीक है, यानी देखिए मध्य एशिया से आए मुगल सरदारों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था, उसके बाद तुर्क अफगान के, और उसके बाद जो भारत के मुसलमान थे उनको सम्मान दिया जाता था। राजपूत राजा, हिंदू उच्च अधिकारी वर्ग में कुलीन एवं योग्य विदेशी तथा राजवंशी राजपूतों और योग्य हिंदू तथा मराठी भी शामिल किया गया था। साथ ही राजपूत जो राजा थे, हिंदू उच्च अधिकारी वर्ग, ठीक है, फिर जो योग्य थे विदेशी और राजवंशी, बहुत सारे राजपूतों को, हिंदुओं को, मराठियों को भी इस वर्ग में सम्मिलित किया गया था। जहांगीर ने अफगानों तथा शाहजहां ने मराठों को भी शासक वर्ग में शामिल किया। जहांगीर ने अफगानों को शासक वर्ग में शामिल किया था और शाहजहां ने मराठों को। राजपूतों, मराठों तथा हिंदुओं का मुगल साम्राज्य में विश्वास बढ़ाने के साथ साथ उनका अधिकार वर्ग में भी अनुपात बढ़ता गया। ठीक है, राजपूत, मराठा और जो हिंदू थे वे लोग मुगल साम्राज्य में विश्वास बढ़ने के कारण यानी जो राजा थे वो इन पर काफ़ी विश्वास करते थे, जिस कारण से क्या होता था, इनका अधिकार में भी वृद्धि हो गया। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है मुगल कालीन शासक वर्ग की जीवन पद्धति। ठीक है, मुगल कालीन शासक वर्ग जो था उनकी जीवन पद्धति क्या थी। तो मुगल कालीन शासक तथा उच्च अधिकारी वर्ग अपनी संपन्न स्थिति के कारण ऐश्वर्य एवं विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, वो लोग संपन्न थे और अधिकारी वर्ग थे, उनके पास काफ़ी धन होने के कारण वो लोग अपना जीवन ऐश्वर्य और विलासिता के साथ व्यतीत करते थे। मुगल सरदार शान शौकत में सम्राट का अनुकरण करते थे। जो सरदार थे वो भी सम्राट की तरह शान शौकत दिखाने की कोशिश करते थे। वे फलादार वृक्षों तथा सुंदर फव्वारों से युक्त बागों में बने शानदार महलों में रहते थे। वो भी क्या करते थे, फलादार वृक्षों का एक बागान बनाते थे और वहाँ पे सुंदर फव्वारों से युक्त बाग बनाकर उसी के सामने महल बनाकर रहते थे। ये बड़ी संख्या में दास दासियों को भी रखते थे। ठीक है, इनके पास दास दासी के साथ साथ हाथी घोड़े आदि भी रहते थे। ये लोग दास दासी और हाथी घोड़े सभी चीज़ें रखते थे सम्राट की तरह। कई सरदारों के पास बड़े बड़े हरम थे। ठीक है, हरम मतलब महिलाओं का एक इस खास स्थान जहाँ पे सिर्फ औरतें ही रहती थी। वे खाने पीने में बहुत खर्च करते थे। ठीक है, साथ ही साथ खाने पीने में भी वे काफ़ी खर्चा करते थे। भोजन में अनेक प्रकार के व्यंजन एवं फल के साथ साथ मांसाहार भी होता था। वो लोग तो भोजन में व्यंजन और फल खाते ही थे, साथ ही उनमें मांसाहार भी वो लोग शामिल करते थे। कई फल तो बुखारा से भी मंगवाया जाता था, कई फल विदेशों से निर्यात किया जाता था। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों ही कीमती गहने और वस्त्र धारण करते थे। अपने स्तर के अनुसार सरदारों को वर्ष में 2 बार सम्राटों को भेंट देनी पड़ती थी। स्त्री पुरुष दोनों ही कीमती गहने पहनते थे और जो सरदार जितने उच्च रहेंगे वो अपने स्थिति के अनुसार साल में कम से कम 2 बार,
ठीक है, सम्राट को भेंट देना पड़ता था उनको। इतने भारी व्यय के कारण मुगल सरदार कर्ज में भी फंस जाते थे। कभी कभी कुछ सरदारों की स्थिति जिनकी खराब थी, वो लोग शानो शौकत दिखाने के चक्कर में क्या होता था, उनको कर्ज में भी डूब जाना पड़ता था। तीसरा इसका जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा अधिक व्यय के कारण। ठीक है, अब देखिए मुगल सरदारों की विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि उनके मरने के बाद सम्राट द्वारा संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। ठीक है, मुगल सरदारों को, ठीक है, अपना जो धन है उसको संग्रह करने की रुचि नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर वो सरदार मर जाता था तो उसके बाद उसकी जो पूरी संपत्ति थी वो सम्राट जब्त कर लेते थे। संपत्ति जब्त उन्हीं सरदारों की जाती थी जो ऋणी होते थे। संपत्ति जब्त उन सरदारों का किया जाता था जो ऋण में डूब जाते थे। अन्य जमींदारों की संपत्ति का बंटवारा उनके सगे संबंधियों एवं उत्तराधिकारियों में कर दिया जाता था। लेकिन अगर कोई जमींदार या फिर सरदार ऋण में नहीं डूबा हुआ है तो उसकी जो संपत्ति होती थी उसे उसके सगे संबंधियों और उत्तराधिकारियों में बांट दिया जाता था। हालांकि इनमें सरकार का दाय काट लिया जाता था। इसमें भी सरकार क्या करती थी, सम्राट अपना जो हिस्सा है वो निकाल लेती थी। इससे अतिरिक्त मध्यकाल में पूंजी निवेश के अच्छे माध्यम न होने के कारण भी मुगल सरदार अपने रहन सहन, वेशभूषा एवं खान पान में बहुत अधिक खर्च करते थे। ठीक है, और क्या हुआ, मध्यकाल में पूंजी निवेश अच्छा नहीं होने के कारण क्या हुआ, व्यापार अच्छा से नहीं चल रहा था, जिस कारण पैसे भी कम अर्जित कर रहे थे सरदार। इससे उनका क्या हुआ, रहन सहन, वेशभूषा और खान पान में काफ़ी अधिक खर्च हो जाता था, लेकिन इनकम कुछ नहीं होता था। मुगल सरदारों के प्रधानमंत्री अबुल फजल ने सरदारों को उद्योगों, क्रय विक्रय तथा ब्याज पर धन लगाने की सलाह दी थी। इसीलिए तब क्या किया था, मुगल साम्राज्य के जो प्रधानमंत्री थे अबुल फजल, ठीक है, उन्होंने सरदारों को उद्योग, क्रय विक्रय तथा ब्याज पर धन लगाने की सलाह दी थी। ठीक है, इन सब चीज़ों में पूंजी लगाने का सलाह अबुल फजल ने दिया था। तो अभिजात वर्ग की क्या क्या विशेषता थी आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज बना के लिखते हैं तो इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आप नेक्स्ट किस क्वेश्चन के आंसर को जानना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।